हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी आपका। तो बेटा आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपना जो आरटीपी आ चुका है सितंबर 2024 में जो पेपर होना, तो उसमें कॉस्ट के आरटीपी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें मटेरियल कॉस्ट का। तो भाई क्वेश्चन पूरे ध्यान से समझना आपने, इसमें हम आंसर जो दिया वो तो नेचुरल है, पूरी रिस्पेक्ट है, पर जिस तरह के डाउट उसमें आ जाते हैं कि सर ऐसे नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। कि आगे चल के भाई कोशिश यही रहेगी कि बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि टैक्सेशन हो गया, फिर आपका जी अकाउंटिंग हो गया, एफएमएसएम हो गया, उसको भी डिस्कशन में लाएं। पर अभी के लिए शुरुआत करते हैं। तो भाई ये सितंबर 2024 का आरटीपी है। इसका पहला सवाल आप मटेरियल कॉस्ट का पहले एक बार सिंपली रीड करेंगे, फिर उस पर बातें होंगी। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ध्यान रखेगा कि भाई उन्होंने एक बार टेस्ट में भी फेस किया हुआ है। तो ये उससे स्टाइलिंग अलग है कि थोड़ा एमसीक्यू फॉर्म में चला गया है। ले आओ देखते हैं क्या है। एक्सट्रेड एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, पहला ही पॉइंट यहाँ पे बन गया, अनरजिस्टर्ड है बंदा। तो भाई अगर ये कुछ परचेजिंग करेगा उस पर जीएसटी लगा होगा, चाहे वो ऐसा जीएसटी हो जो ब्लॉक ना हो, पर इसको क्रेडिट नहीं मिल सकता। क्योंकि आईटीसी की बेसिक कंडीशन होती है, पहली कंडीशन होती है कि आईटीसी तभी मिलेगा अगर आप रजिस्टर्ड होंगे। तो यहाँ इसको अंडरलाइन कर लें कि ये अनरजिस्टर्ड है। इसके लिए जीएसटी कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि इसको आईटीसी नहीं मिल सकता बेटा, ये रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड सप्लायर होता है उसमें वो इनपुट पे जो टैक्स पे करता है उसका वो सेट ऑफ ले लेता है आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। बट ये तो भाई अनरजिस्टर्ड है, छोटा व्यापारी होगा। परचेज मटेरियल फ्रॉम वाई लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। एक छोटा बिजनेसमैन जो कि अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में है, एक बड़े बिजनेस से माल खरीद सकता है जो कि रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड बिजनेस इसे अपने बिल में जीएसटी लगाएगा ही लगाएगा, पर इसे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो याद रखें, मटेरियल कॉस्टिंग में आपने बात पढ़ी थी कि अगर तो जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, मतलब परचेज पे जो आपने जीएसटी पे किया है उधर आपको क्रेडिट मिल रहा है आईटीसी के तौर पे, फिर तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। पर अगर क्रेडिट ही ना मिल पा रहा हो क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं, तो जीएसटी कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल बनेगा। ध्यान रखना। तो पहले शुरुआत में ही कुछ पॉइंट अच्छे से आ गए हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू 2024, एक्स ट्रेडर हैज परचेज ए लॉट ऑफ 5000 यूनिट ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई लिमिटेड। 5000 यूनिट उधार पे खरीदें। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द परचेज इज एज अंडर। लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट, 5000 यूनिट का जो लिस्टेड प्राइस है वो भाई साहब 2.5 लाख रुपए है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 10%। तो इतना आप समझ सकते हैं, जब आप यदि कॉस्टिंग निकालेंगे तो इसके बिल में 10% तो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही लेस हुआ हुआ है। तो 225 ही रहा होगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद। इस पे उसने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है 9-9%, कुल मिला के 18 इस पे लगेगा भाई। क्योंकि जो डिस्काउंट बिल में ही लेस हो जाए भाई, उस पे जीएसटी नहीं लगता। सेक्शन 15 वैल्यूएशन जीएसटी पढ़ा हुआ आप सबने, वहाँ डिस्काउंट की बात होती है बेटा। देन अब यहाँ इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा, भड़कना ना। क्रेडिट अवेलेबल मतलब इंस्टीट्यूट कहना चाहता है कि जो ये मटेरियल आपने खरीदा है ये कोई ब्लॉक क्रेडिट वाली आइटम नहीं है। वैसे इस पे क्रेडिट मिलता है, पर भाई आप अनरजिस्टर्ड बंदे हैं, तो आपको क्रेडिट कैसे मिल जाएगा। ठीक है, ये ना सोच लेना कि अब क्रेडिट दे देना है, भाई अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर ही नहीं है उसके पास, क्रेडिट कहाँ से ले लेगा। कैश डिस्काउंट कंडीशन के साथ आया है, 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट आपने 30 दिन में की। आपको मैंने बहुत बार क्लासेस में भी सिखाया है कि अगर डिस्काउंट मिलता भी है तो उधर मटेरियल कॉस्ट पे कोई असर नहीं होगा। रीजन बीइंग, अगर भाई कैश डिस्काउंट अवेल होता, +1 से हम एंट्रियां करते आ रहे हैं, तो उस वक्त एंट्री होगी क्रेडिटर फॉर मटेरियल अकाउंट डेबिट एज एंड व्हेन कैश डिस्काउंट इज अवेल टू बैंक, नेट पेमेंट कर देंगे टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट, फिर डिस्काउंट अकाउंट विल गो टू द पी एंड एल। इससे आपका जो परचेज टू क्रेडिटर पहली एंट्री में बुक हुआ खर्चा है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मटेरियल की परचेज कॉस्ट कैश डिस्काउंट के कारण चेंज नहीं होती है बेटा, ये भी ध्यान रखना। बाकी ये केस सिनेरियो है, अब पता नहीं क्या क्या पूछेगा वो तो मुझे नहीं पता। अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की बारी आ रही है कि जैसे गुड्स आप तक जब पहुंचने हैं, आप तक की लैंडेड कॉस्ट निकालने में रास्ते में टोल है, तो आपने टोल टैक्स पे किया 5,000, कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया है, मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। डेमोरेज पे की है, डेमोरेज ट्रांसपोर्टर को, सर डेमोरेज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हमने पढ़ा हो मटेरियल में, ये पेनल्टी होती है जो ट्रांसपोर्टर को आपको देनी पड़ती है जब आप लेट कर दें काम, जैसे मटेरियल का लेट लोड करवाया या लेट पिकअप करने आए। तो ये सर एबनॉर्मल खर्चा होता है, ये आपकी अपनी गलती की वजह से पे हुआ है,
ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये सीधा सीधा पी एंड एल में जाएगा। फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज पे किया आपने परचेजेस पे, ये कॉस्ट में आएगी। यहाँ हम इसमें लिख देते हैं कि ये नहीं आना, बाकी सब तो आ रहे हैं अभी। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स, मतलब कि ये मटेरियल आपका ना एक कंटेनर में पैक्ड है, उसके आपने 30,000 रुपये जमा करवाए हैं। अब अगर आप खाली कंटेनर वापस कर दोगे तो आपको 20,000 रुपये वो वापस कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना होता है कि हम वापस कर देंगे। तो कंटेनर का चार्ज कितना ऐड होगा खर्चे में? सर 10,000, क्योंकि 30 सप्लायर ने ले लिए, टाइमली वापस करने पे 20,000 ही वापस कर रहा है, तो जो रेंट चार्ज कर रहा है कंटेनर का वो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल बनेगा। अदर एक्सपेंस देख के बच्चों को याद आ जाएगा जिन्होंने टेस्ट में क्वेश्चन किया हुआ। 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, भैया यही तो पॉइंट है, ये टोटल कॉस्ट का 2% है। अब टोटल कॉस्ट में तो फिर अदर एक्सपेंस भी आएंगे, तो अदर एक्सपेंस कंप्यूट करना थोड़ा सा टेक्निकल तो होने वाला है भाई, तो जस्ट वेट एंड वॉच, सब होगा। 20% shortage of material, shortage 20% shortage in material on receipt is expected considering the nature of raw material। तो जैसी भाषा आप यूज कर रहे हैं भाई साहब, ये तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं कि इसकी ना मटेरियल की नेचर ही ऐसी है कि जब ये आएगा तो 100 पीस अगर मंगवाए हैं ना तो 80 ही पहुंचेंगे। तो अगर ये लॉट 5,000 का है तो मैं ये मान के चलूं मेरे पास 4,000 ही ठीक पहुंचेंगे। पेमेंट कहता है सप्लायर को 21 दिन के अंदर कर दी गई थी। अच्छा जी, पेमेंट कर दी गई थी 21 दिन में, ये तो मतलब सीडी मिला होगा, समझ रहे हो? हम्म। अब ये केस सिनेरियो है। आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब टेस्ट में किया था तब तो उसने पूछा था जी इशू प्राइस बता दो मटेरियल का, ऐसा कुछ जो लास्ट पार्ट है ना वो पूछा था मैंने तो। इसमें इन्होंने बहुत कुछ पूछ लिया। तो एक एक चीज जरा ध्यान से देखना, जहां कोई डबल बनता है कि ये ट्रीटमेंट भी हो सकता था, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज, इफ द एक्स ट्रेडर पेज द सप्लायर विद इन 30 डेज, वो लिखा आपने 21 दिन में ही कर दिया, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, कहता है कितना सीडी मिलेगा एंड हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट। सर देखिए, सीडी कैलकुलेट हम करवा देते हैं कितना है, पर उसका मटेरियल कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए एंट्रियां पड़ी हैं। जब आपने क्रेडिटर को पे किया होगा, कम पे किया, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट विल गो टू द पी एंड एल, आपकी मटेरियल को कॉस्ट को डिस्काउंट इफेक्ट नहीं करेगा। आइए फिर इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, कोई लिखने लुखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट्स पे टाइम लगाएंगे कि हाँ जी सर ऐसे क्यों नहीं किया। अब इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन डी सही कहा है और अपना कैश डिस्काउंट का पूरा सोल्यूशन दिया हमें कि भाई साहब मैंने कैश डिस्काउंट ऐसे निकाला। हो सकता है आपको इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ लगे, वो अपन अभी सॉर्ट आउट करेंगे। पहले उसने दिखाया कि सप्लायर, मैं वापस चलता हूँ, 2.5 लाख वैसे आपको क्लियर है, मैं फिर भी वहां से दिखा देता हूँ। 2.5 लाख का बिल है, लिस्ट प्राइस, 10% तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट कट गया बेटा जी, इतनी वैल्यू पे जीएसटी लग गया, सप्लायर को आपने इतने देने। अब आप ये ध्यान रखें सप्लायर को इतने देने, वो जो टोल है, फिर आपके जी फ्रेट है, वो तो अलग अलग बंदे इन्वॉल्व है ना, वो इस सप्लायर को पे नहीं करते। जो हमारी परचेज की बिलिंग है वो इतने की हुई है, अमाउंट पेबल टू सप्लायर इतना। अब बात ये आती है कि मैं 21 दिन के अंदर ही पेमेंट, 21 दिन में पेमेंट कर देता हूँ, जबकि उसने 30 दिन कहा है, तो मैं उसे कहूंगा डिस्काउंट दे, क्योंकि तूने ये कहा था कि मैं डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा। ये पेमेंट कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अब इन्होंने जो डिस्काउंट निकाला है वो 10% ऑफ दिस थिंग निकाला है, ये टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जीएसटी कंपोनेंट पे डिस्काउंट कंप्यूट नहीं किया। ध्यान से दोबारा दोबारा सुन लो, जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं लिया, जो नेट वैल्यू है मतलब कि विदाउट जीएसटी जो वैल्यू है उसका 10% निकाल के बाकी बता दिया कि आपने सप्लायर को इतने पैसे देने। ऑप्शन इन्होंने ऐसे वाली भी दी थी भाई जिसमें ये विद जीएसटी 10% कंप्यूट हो जाना था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, विद जीएसटी वाले ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 2.5 लाख पे भी दिए हुए हैं। अब ये सही है या गलत है? आपके लेवल पे सही हो है, क्योंकि जब आप बहुत ऊपर सोचें, जैसे जीएसटी में सेक्शन 15(3)(b) वाले डिस्काउंट की सोच आ जाए आपको कि भाई सेक्शन 15 है वैल्यूएशन, 15(1) कहता है जी वैल्यूएशन ऐसी होगी, 15(2) कहते हैं जी भाई ये खर्चे आएंगे, 15(3) में भाई दो तरह के डिस्काउंट डिस्कस किए गए। एक तो ये वाला डिस्काउंट जिसपे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि भाई वो ऑलरेडी बिल बनाते हुए लेस हो जाता है। एक जो टाइप 2 डिस्काउंट है वो ये होता है कि जिसके बारे में बात पहले कर दी जाती है, मतलब टर्म्स क्लियर कर दी जाती हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा। फिर आगे चल के जब कंडीशन पूरी होती है तो एक शर्त लगाई जाती है कि जो बायर है वो आईटीसी रिवर्स कर दे, फिर उसे क्रेडिट नोट इशू होगा जिसमें जीएसटी पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा।
सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर दी जाती है, बायर से आईटीसी रिवर्स करा दिया जाता है। अब इंस्टीट्यूट उस लेवल पे नहीं गया ऐसा नहीं सोचा इंस्टीट्यूट ने कि इतना ज्यादा सोचना है भाई कि यहाँ पे ऐसा होगा। ਉਹਦੇ रीजन सुनो। पहली बात, ये ਜਿਹੜਾ बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, इसने तो आईटीसी वैसे ही नहीं क्लेम किया हुआ, इसको क्लेम कैसे करवाओगे आईटीसी बेटा? ठीक है। अब इंस्टीट्यूट एक सिंपल सा आंसर दे रहा है कि कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू होना है, टैक्स जो लग गया वो लगेगा ही लगेगा, ਉਹਦੇ रिवर्सल में नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे पता है कईयों ने वो समझ नहीं पाना कि जी ये कैसे हो गया। तो इंस्टीट्यूट ने आपको ये सिखाया इसमें कि बेटा अगर डिस्काउंट सीडी मिलना है वो बेसिक वैल्यू पे मिलना है, वो जीएसटी वाली कहानी नहीं चलानी कि भाई जो बायर है उसने तो यहाँ क्रेडिट लिया ही नहीं होगा तो रिवर्स करने की तो जरूरत ही नहीं है, चलो इस पे भी डिस्काउंट दे दो। ठीक है, क्योंकि आप जब जीएसटी में पढ़ते हैं आप सबको मेरी बात याद आ रही होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि बात याद आ रही है कि नहीं, कि एज अ डिस्काउंट होता है जीएसटी में, जहाँ हम कहते हैं कि भाई पहले बिल में लगा दिया, फिर उसके बाद तुम ये जीएसटी कंपोनेंट का आईटीसी रिवर्स कर दो एज ए बायर, तो इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। पर सर वहां तक नहीं जाना, तो हम पेपर में यही आंसर रखेंगे अनलेस इंस्टीट्यूट कोई क्लैरिफिकेशन और इशू कर दे इसके रिगार्डिंग कि भी कैसे डील करना है। तो दोबारा देख लो, बेसिक वैल्यू पे है। अब सवाल क्या था? सवाल ये था कि भी कितना डिस्काउंट होगा और उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। सर मैंने पहले आपको बताया कि डिस्काउंट होएगा, उधर ट्रीटमेंट होगा क्रेडिटर टू बैंक टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू पी एंडल, एंट्री आप 2 बार देख चुके हैं। मटेरियल की कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहें। तो 22,500 डिस्काउंट होगा, इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। ध्यान रखें, डिस्काउंट जीएसटी पे नहीं दिया गया, उसके बगैर है। अब ये पूछता व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन मटेरियल कॉस्ट। सर अदर एक्सपेंसेस ये है जो 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। तो मैं आपको ये अगला चार्ट दिखाता हूँ, जहां मेरी कैलकुलेशन करनी बनती है मैं करूंगा। अब ये वैसे बन रहा है जैसे क्लास में हम क्वेश्चन बनाते थे कि 2.5 लाख का जी, उसमें इतना तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, जीएसटी कॉस्ट है क्योंकि बंदा अनरजिस्टर्ड है, टोल टैक्स जुड़ गया जी, फ्रेट इंश्योरेंस जुड़ गया जी, कमीशन जुड़ गया जी, रिटर्नेबल कंटेनर्स का जुड़ गया जी, हिसाब किताब 10,000 रुपये, डेमोरेज नहीं आएगी। अब 2% ऑफ टोटल कॉस्ट समझो जी, अच्छे समझो ये वाली पॉइंट, 2/98 कईयों को सीधा समझ नहीं आना। चलो हम इसको बनाते हैं, जो बनाना बनता है वो चीज़ बननी चाहिए। एक है भाई टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस, एक उसमें जुड़ने हैं अदर एक्सपेंस, तो उसने बनना है टोटल कॉस्ट। ये बात ध्यान दें, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस। आप इस वक्त अगर शीट चेक करते हैं, ये वाली फिगर टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस है, ये वाली फिगर टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस है भाई साहब, तो इसको आप यहाँ लिख दें। अब आप वहां जाके अदर एक्सपेंसेस की वर्डिंग चेक करें कि वो क्या कह रहे थे। 2% ऑन टोटल कॉस्ट, अगर यहाँ लिखा होता ना 2% ऑफ टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस, तो फ्लैट 2/100 लग जाता। अब 2% ऑफ टोटल कॉस्ट ही लिखा भाई साहब, तो आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट 2% जिस पे होना है वो तो आपको पता ही नहीं है, तो आप या तो भाई बहुत तेज हैं तो 2/98 में सॉल्व करके होंगे, हम तो जी आराम आराम से समझाते हैं। हम इसे एक्स ले लेंगे, यहाँ 2% ऑफ एक्स आ जाएगा, इसके बेस पे x माइनस 2% ऑफ x, ये चीज़ इसके इक्वलेंट हो जाएगी, और यहाँ 98% ऑफ x रहेगा इसके बराबर। अब यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 30720 डिवाइड बाय 98%, ये टोटल कॉस्ट आ गई इतनी। इसका भाई 2% कर लो तो आपके अदर एक्सपेंस आ गए इतने। हाँ, अगर समझ गए सारे को, तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ देखो, ये 98% है टोटल कॉस्ट का, तो अगर इससे अदर एक्सपेंस निकालने हैं तो आप डिवाइड बाय 98% इंटू 2% कर दें, वही उसने किया हुआ है 2/98। ये तो सोल्यूशन में भाई ऐसे ही दिखेगा, क्लास में भी आपको बताइए कि ये बातें होती रहती थी। 6280 आ गया। अब ये इसकी टोटल कॉस्ट आई 314, हमने भी निकाल ली। सेकंड पार्ट में पूछा गया भाई साहब ये बताओ, सेकंड पार्ट में पूछा कि अदर एक्सपेंस कितने होंगे, उधर ट्रीटमेंट क्या होगा। सर अदर एक्सपेंस होंगे 6280 और वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट माने जाएंगे, तो यही बी पार्ट ही इन्होंने आंसर में दिया है। तो अगेन बड़ा नाइसली डन है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन कॉस्ट शीट। सर देखो जीएसटी का इसको क्रेडिट नहीं मिलना, ये अनरजिस्टर्ड बंदा, ये मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट रहेगा, तो यही आंसर ये देगा। पढ़ के देख लें,
एक्सट्रेडर इज एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर इन जीएसटी, दस द जीएसटी क्रेडिट विल नॉट बी अपेलेबल। जितना भी जीएसटी दिया है वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट रहेगा भाई, सिंपल बात है। व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट चार्जेबल इन द कॉस्ट शीट ऑफ एक्सट्रेडर? यार अभी तो तूने निकाला था टोटल, ये देख 3,14,000 तूने निकाला हुआ। कहता हाँ भाई वहीं जाना है वहीं जाना रेफर द सॉल्यूशन अबाउट 3,14, ये तो हो गया। अगला पार्ट पूछता है नंबर ऑफ गुड यूनिट बताओ तो कॉस्ट पर यूनिट बता दो। सर 3,14 कॉस्ट है, आपने ऑर्डर 5,000 यूनिट किए थे पर आपको डर था कि 20% तो स्पॉइल हो जाएंगे, तो ये 4,000 की कॉस्ट ही मानी जाएगी। नॉर्मल लॉस का बर्डन हमेशा कस्टमर पे पड़ता है, क्योंकि हम अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं नॉर्मल लॉस के जरिए। तो आप एक बार चेक कर लें। 3,14 लो भी इंस्टीट्यूट करा, ये भी यही हुआ हुआ, 3,14 को 4,000 से डिवाइड करके 78.5 आ जाता है। तो सर थोड़ा सा बस मुझे इस में पूरे में यही है कि अगर आपको बड़ी एडवांस सी नॉलेज है तो थोड़ा मसला हो सकता है कि भाई अब वो उसने जीएसटी पे डिस्काउंट क्यों नहीं दिया। सर देखो पहली बात तो ये है, वो पॉइंट डिबेटेबल है, वो ऐसे नहीं है कि वो डिस्काउंट मिलना ही है। अगर वो आईटीसी, अब मैं पहले ये समझा रहा हूँ, अगर वो रजिस्टर्ड होता तो बहुत ही टेक्निकल है कि भाई पहले वो प्रूव करे कि उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू सप्लाई रिड्यूस होएगी, फिर जीएसटी कंपोनेंट रिड्यूस होता। मतलब अगर वो रजिस्टर्ड भी होता तो भी कॉम्प्लिकेटेड था। अभी यहाँ अनरजिस्टर्ड है, आप आर्ग्यू कर सकते हो उसने तो आईटीसी अवेल ही नहीं किया होगा। सर ये ना अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, रीज़न बीइंग इसमें जीएसटी लॉ की नॉलेज यूज़ हो रही है। इंस्टीट्यूट ने बेसिक खेला कि भाई जीएसटी बिल में लग गया, उसके बाद उस पर डिस्काउंट मिलना कोई इतना आसान नहीं होता, तो हम उस तरह की बातें ना करें, बेसिक वैल्यू पे सीडी की बात कर लेते हैं। क्योंकि आपको पूरा जीएसटी में पढ़ाया होगा कि दो तरह के क्रेडिट नोट होते हैं, एक जीएसटी वाला क्रेडिट नोट जिसमें जीएसटी कंपोनेंट भी रिवर्स होता है, और एक जब वो जीएसटी रिवर्स नहीं करते तो कमर्शियल क्रेडिट नोट कहते हैं। तो ये कमर्शियल के सेंस में ही सॉल्व हुआ। अच्छा न्यूमेरिक है जी। प्लीज़ भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, आपने जो भी आपके और पॉइंट बन रहे हैं, माइंड में कुछ आ रहा है कमेंट बॉक्स में डालें, 100% उसका जवाब दिया ही जाएगा। डन है जी। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।